तो रोजाना की तरह हम पहले एक करंट अफेयर का टॉपिक लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक अपना है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो है दुनिया का पहला मोल्टन थोरियम मोल्टन सोल्ट रिएक्टर या TMSR। चाइना ने अभी बनाया इसको, पिछले दिनों खबरों में था ये, है ना। 1 नवंबर के आसपास इसकी घोषणा भी कर दी। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने। अच्छा, अगले कुछ वीडियोस में हम ये भी एक इनिशिएटिव शामिल करेंगे कि जो आजकल एग्जाम हो रहे हैं, उन एग्जाम्स में आरपीएससी ट्रेंड कैसे चेंज कर रही है क्वेश्चन देने का। मतलब उसका ये जो थोड़ा सा टफ लग रहा है बच्चों को, उसमें क्या ऐसा चेंज कर दिया है कि वो क्वेश्चन सोल्व करने में मुश्किल हो रही है, टफ लग रहा है। उसकी एक ही बात है, वो है स्टैटिक पोर्शन के अंदर करंट का थोड़ा सा पुट कर देना है, करंट की थोड़ी सी बात को डाल देना, जिससे वो क्वेश्चन उतना आसानी से सोल्व नहीं होता है। तो इसका मतलब एक बच्चे को स्टैटिक पोर्शन के साथ में करंट के जो डेवलपमेंट्स है वो अगर पता होते हैं तो क्वेश्चन आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल अभी भी नहीं बन पा रहा है ना। यूपीएससी की तरह मल्टीपल ऑप्शन और वो सारी जटिलताएं अभी इसने नहीं डाली आरपीएससी ने। बट दो चीजें, एक तो स्टैटिक वाला पार्ट और दूसरा करंट वाला पार्ट। मैं सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा। तो हम यहां पर इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद में थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कैसा होता है उसकी बात करेंगे। ये प्लानिंग क्या है, क्यों जरूरत है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या पैदा किया जाता है? बिजली, विद्युत पैदा किया जाता है। इसका मतलब किसी भी देश को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी हो तो उसको सबसे पहले जो जरूरी काम है उनमें से एक काम है कि एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर काम करना। क्योंकि इकोनॉमी का कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, सभी की पहली जरूरत ऊर्जा है। और इसलिए ऊर्जा के संसाधन अगर किसी देश में पर्याप्त मात्रा में है तो उसको विकास करने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर क्या हो, ऊर्जा के संसाधन पर्याप्त मात्रा में ना हो तो उसको ऊर्जा के मामले में या तो दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है या एडवांस टेक्नोलॉजी के सहारे जो उसके पास संसाधन है उन्हीं से ऊर्जा को उत्पन्न करना पड़ता है। तो भारत जब आजाद हुआ तो भारत के सामने भी अपने राष्ट्र निर्माण या इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के लिए ये चैलेंजेस थे कि हम इंडस्ट्री, फैक्ट्री, शहर सब कुछ बचाएंगे तो उस टाइम पर अपने को बिजली की जरूरत पड़ेगी। और बिजली का सबसे सस्ता और आसान उपलब्ध साधन था कोयला। लेकिन कोयले अकेले के ऊपर निर्भर रहना भी ठीक नहीं है। तो हमने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू किया और उसी संदर्भ में सन 1950 में एंट्री होती है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि हम थर्मल पावर प्लांट, कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र तो लगाएंगे ही, साथ में हमने उसी समय बड़े बड़े बांध या डैम बनाए जिससे कि पन विद्युत ऊर्जा यानी कि हाइडल एनर्जी को भी हम, टिहरी डैम और खूब सारे हमने बनाए। साथ में हमने विंड पे भी काम किया, लेकिन हमने साथ में काम करना शुरू किया थर्मल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी पर भी। अब चूंकि न्यूक्लियर वाला मामला सेंसिटिव है, जिन देशों के पास न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की क्षमता थी वो जल्दी से अपनी टेक्नोलॉजी अपने साथ साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि न्यूक्लियर जो है एनर्जी वो यूरेनियम से बनाई जाती है और यूरेनियम से एटम बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए सेंसिटिव मामला था और देश को खुद ही अपनी खुद की एक ताकत, एक क्षमता टेक्नोलॉजी के मामले में विकसित करनी थी। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 3 चरण में अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसमें पहले चरण को बोलते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के आधार पर, जिसमें यूरेनियम का यूज किया जाए और यूरेनियम का यूज करके उसमें कूलेंट और मॉडरेटर, मंदक और जो है वो शीतलक के रूप में हैवी वाटर को यूज किया जाए। तो ये पहला चरण। फिर हमने कहा कि अपने पास में यूरेनियम की मात्रा कम है, यूरेनियम के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जबकि हमारे देश में थोरियम खूब सारा है। अपना जो कोस्टल लाइन है जहां पर आप जो है वो मोनाजाइट रेत जिसको कहते हैं, केरल से लेके तमिलनाडु और इधर उड़ीसा तक, ये खूब है अपने पास थोरियम।
थोरियम के भंडार विश्व के 25% अपने पास है। तो अपना अंतिम उद्देश्य था कि यूरेनियम के ऊपर न निर्भर रह के हम थोरियम के ऊपर निर्भर रहे। तो इसलिए हमने दूसरे स्टेप में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाए। ब्रीडर का मतलब यहां पर क्या है? पैदा करने वाला। इसकी विशेषता यह होगी कि इसके अंदर हम जितना फ्यूल डालेंगे उससे कहीं ज्यादा मात्रा में फ्यूल पैदा होगा। इसके बाद हमारा तीसरा जो स्टेप है जिसके अंदर हम एंटर करें वो थोरियम आधारित रिएक्टरों के ऊपर काम करना। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इसलिए बताया क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी हल्की सी फिजिक्स हम लोगों ने केमिस्ट्री की क्लास में भी पढ़ी थी। मैं थोड़ा सा ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बता देता हूं कि न्यूक्लियर एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद इंडिया का तीसरा चरण थोरियम आधारित जो रिएक्टर है वो क्यों चाहता है इंडिया और उससे क्या लाभ हो जाएगा, और चाइना ने ये जो अभी थोरियम आधारित मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर जो विकसित किया है उससे दुनिया को क्या असर पड़ने वाला है, वो सारी बातें भी हम कर लेंगे। हम एक बात जानते हैं कि अपनी प्रकृति में 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118। 118 तत्वों को पीरियोडिक टेबल में हमने रखा है। इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल और प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल, इनका संतुलन नहीं होता है। मतलब कोई भी जो 118 एलिमेंट है उसकी सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या होता है? परमाणु होता है। और परमाणु के भीतर क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बिल्कुल बराबर होते हैं तो उसका नाभिक क्या होता है? स्टेबल होता है। लेकिन अगर इन दोनों में अंतर आ गया कि आकर्षण ज्यादा हो गया, प्रतिकर्षण कम हो गया, प्रतिकर्षण ज्यादा हो गया, आकर्षण कम हो गया, तो नाभिक अनस्टेबल हो जाते हैं। और इन 118 तत्वों में से खूब सारे ऐसे हैं जिनके नाभिक अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है नाभिक तो इसका मतलब परमाणु भी अनस्टेबल है। तो इस अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए ऐसे वाले तत्वों के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, जो अनस्टेबिलिटी है उसको दूर करने के लिए रेडिएशन रिलीज कर दें। ऐसी रेडिएशन जो अनस्टेबिलिटी दूर करने के लिए तत्वों के द्वारा की जाती है वो रिएक्शन वो जो एक्टिविटी या फिनोमेनन कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। या इसको कहते हैं रेडियो धर्मिता, है ना? रेडियो धर्मिता कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। दूसरा ये होता है कि ये जो अनस्टेबल नाभिक है ये टूट जाए, और टूटने को कहते हैं क्या? फिशन। फिशन कहते हैं। फिशन का मतलब होता है हिंदी में विखंडन। तो इस विखंडन में क्या होता है कि हैवी जो नाभिक है वो दो छोटे हल्के नाभिक में टूटता है, और ये दोनों नाभिक जो है वो अब स्टेबल हो जाते हैं। इस दौरान कुछ मात्रा में साथ में निकलते हैं न्यूट्रॉन। क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन। और साथ में निकलती है ऊर्जा। ये ऊर्जा किस रूप में होती है? हीट के रूप में। आ गई बात समझ? तो हम इस समय पर ये जो नाभिक के विखंडन वाला मॉडल है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी के ऊपर अल्फा बीटा गामा केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है नाभिक के विखंडन। अब मान लो कि नाभिक के विखंडन का उदाहरण हम 118 तत्वों में से एक तत्व ले लेते हैं जिसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम के अंदर भी यही समस्या है कि नाभिक अनस्टेबल होता है, और नाभिक अनस्टेबल होता है तो नाभिक टूटता है दो छोटे नाभिक में, और इस दौरान क्या फ्री होते हैं? न्यूट्रॉन। और साथ में क्या फ्री होता है? ऊर्जा। अब अगर अपने पास यूरेनियम जो नेचर में एस के रूप में मिलता है उसमें अशुद्धियां हटा के अपन यूरेनियम की मात्रा बढ़ा लें, इसको कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट या यूरेनियम संवर्धन। सेंट्रीफ्यूज की सहायता से किया जाता है, उपकरण है। ईरान के सेंट्रीफ्यूज अमेरिका ने नष्ट कर दिए, उसका यूरेनियम न्यूक्लियर प्रोग्राम नष्ट कर दिया, ऐसी खबरें आप सुनते होंगे। तो नेचर में जो यूरेनियम मिलता है उसकी सांद्रता को बढ़ाने के लिए जो काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? यूरेनियम संवर्धन या एनरिचमेंट। अगर ये एनरिचमेंट अच्छा खासा हो जाए तो फिर यूरेनियम का यूज किया जा सकता है किसमें? एटॉम बॉम्ब बनाने में। एटॉम बॉम्ब में क्या होगा? यूरेनियम को सेट किया जाएगा और डेटोनेटर साथ में लगाया जाएगा, और इसके बाद यूरेनियम की प्रवृत्ति क्या होती है? अस्थायी नाभिक के कारण विखंडन की,
और जब विखंडन होगा तो साथ में क्या निकलेगी? हीट, ऊर्जा। किसके रूप में निकलेगी? हीट के रूप में। हीट के रूप में। अब मान लो किसी देश को नुकसान पहुंचाना है, तो कोई देश यूरेनियम इकट्ठा किया और उसको डेटोनेटर के साथ कनेक्ट किया और उस देश पे गिरा दिया। अब उसमें बहुत थोड़ा यूरेनियम, कुछ ही किलोग्राम, 2-4 किलोग्राम ही यूरेनियम हो, तो भी विखंडन के कारण इतनी ऊर्जा पैदा करेगा, इतनी हीट पैदा करेगा कि इसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी पर यही हुआ। अब ये जो छोटे अनस्टेबल न्यूक्लियस बने हैं, इनमें भी कई बार तसल्ली नहीं होती, इनको भी जो है वो अनस्टेबल होती है, तो फिर ये अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए रेडिएशन निकालते हैं। और इन रेडिएशन में हुई अल्फा, बीटा और गामा, और ये आसपास रहने वाले लोगों के अंदर से गुजरेंगी तो उनको ये बीमार करेंगी। आयोनाइजेशन क्षमता होती है इनमें, और आयोनाइजेशन क्षमता के कारण वो बीमार हो जाते हैं। तो ये तो हुआ यूरेनियम की इस अनस्टेबल न्यूक्लियस से प्राप्त होने वाली ताकत का विध्वंसक यूज, या जिसको हम कहें एटम बॉम्ब बनाना। लेकिन इसका शांतिपूर्वक यूज भी तो किया जा सकता है। कैसे? इसी यूरेनियम का विखंडन कंट्रोल तरीके से करा के, ये जो हीट निकल रही है इसको यहां पर बॉम्ब में तो जो है वो अनकंट्रोल्ड निकलवाया, यहां पर इसको नियंत्रित कर लिया जाए। तो नियंत्रित अवस्था में अगर ये हीट पैदा की जाए तो इस हीट से क्या करो आप? पानी गर्म कर लो, और पानी को किस में बदल दो? भाप में। और भाप को जो है वो एकदम से किस पे डालो? टरबाइन पे। और टरबाइन से फिर क्या घुमा लो? जनरेटर। और जनरेटर से क्या बना लो? बिजली। तो जो अपनी नाभिकीय परमाणु संयंत्र होते हैं उसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है, और यूरेनियम का फिशन होता है, विखंडन होता है, उससे हीट पैदा होती है। और ये जो हीट जो है उससे भाप बना लो पानी को गर्म करके, और भाप से टरबाइन और बिजली बना ली जाती है। सही है? इंडिया का यही प्लान था पहले में। तो जब ये हीट पैदा होती है तो इस हीट को कंट्रोल रखने के लिए दो चीजें रिएक्टर में डाली जाती है। एक तो मंदक। मंदक क्या करता है? ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहे इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको मॉडरेटर कहते हैं। और कूलेंट, शीतलक, वो ये जो अगर हीट एक्सेसिव हो गई तो इस हीट को खुद एब्जॉर्ब करके और उस कोर को, उस रिएक्टर को नुकसान पहुंचाने से बचाएगा। या फिर ये जो हीट इस दौरान पैदा होती है इसको एब्जॉर्ब करके इस हीट को जो है वो टरबाइन घुमाने में, पानी को भाप में बदलने में मदद कर सकता है। आ गई बात समझ? तो ये बेसिक सा मैकेनिज्म होता है किसका? न्यूक्लियर पावर प्लांट का। एक्स्ट्रा आप जो है वो फिजिक्स में पढ़ते हैं अपने बेसिक में। अब क्या है कि भारत के पास थोरियम, थोरियम का परमाणु क्रमांक होता है 232, और यूरेनियम के कई आइसोटोप हैं। यूरेनियम 233, 234, 238, और यूरेनियम 233 है वो आसानी से विखंडन की क्षमता रखता है। विखंडन जो जिसका हो सकता है उसको क्या बोलेंगे? फिशन की प्रवृत्ति। और जिसका फिशन हो सकता है उसको क्या बोलेंगे? फिसाइल मटेरियल, विखंडनीय पदार्थ कहेंगे। थोरियम जो है उसके अंदर विखंडन की प्रवृत्ति नहीं होती है। किसकी प्रवृत्ति नहीं होती है? यानी कि फिशन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब तक फिशन नहीं होगा तब तक हीट पैदा होगी क्या? हीट पैदा नहीं होगी तो पानी गर्म होकर भाप बनेगा, बिजली नहीं बनेगी, नहीं बन पाएगी। तो अपना प्लान क्या है कि अपने यहां जो थोरियम खूब सारा पाया जाता है मोनोजाइट रेत में, उसको यूरेनियम के साथ मिलाओ। और ये यूरेनियम जब टूटेगा तो उसमें से न्यूट्रॉन फ्री होंगे, और एक न्यूट्रॉन जब थोरियम के साथ आ जाएगा तो इसका अब जो है वो कितना हो जाएगा? एक न्यूट्रॉन इसके अंदर एक्स्ट्रा जाएगा तो ये किस में बदलेगा? यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 जो है वो इतना जल्दी नहीं बदलता है। थोरियम से यूरेनियम बनाने के लिए बीच में रेडिएशन होती है, दो जो है वो गामा डीके होते हैं, उसके बाद यूरेनियम 33 बनता है ना। तो इसमें थोड़ा सा जटिल है कि थोरियम को पहले किस में कन्वर्ट कर लिया जाए? यूरेनियम 233 में। और यूरेनियम 233 की टेंडेंसी कैसी है? फिशन की। जब फिशन होगा तो क्या निकलेगी? हीट। हीट निकलेगी तो उससे क्या होगा? भाप बनेगी और बिजली बन जाएगी। तो अपना प्लान क्या है कि हमारे देश में जो एक्सेस दुनिया का 25% थोरियम मिलता है उसको जो है वो विखंडन नहीं होने की टेंडेंसी के कारण सीधा हम काम में ले नहीं सकते। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? यूरेनियम 233 में, और फिर विखंडन करके प्राप्त कराएंगे। अच्छा, थोरियम में विखंडन की क्षमता कब आती है? जब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरेनियम में। अच्छा, ऐसा वाला पदार्थ जो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है उसको कहते हैं फर्टाइल मटेरियल। क्या कहते हैं? फर्टाइल मटेरियल।
यानी कि इसका जो है वो इसके अंदर ये क्षमता है कि ये आगे चल के हीट पैदा कर सकता है। इसको फर्टाइल मटेरियल कहते हैं। और जब ये थोरियम फर्टाइल मटेरियल यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाता है, अब इसमें फिशन की क्षमता आ गई, तो इसको क्या कहते हैं? फिसाइल मटेरियल। क्या कहते हैं? फिसाइल मटेरियल, विखंडनीय पदार्थ। तो अपने देश में किसके भंडार हैं? थोरियम के। अपन क्या चाहते हैं कि थोरियम की फर्टिलिटी का यूज करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें? यूरेनियम 233 में, और फिर इसका विखंडन करके इतनी ऊर्जा बना लें कि अपने को कभी कोयले की आवश्यकता ही ना पड़े, अपने को यूरेनियम दूसरों से मंगाना ही ना पड़े। सही है बात? तो इसका मतलब ये जो तीसरी पीढ़ी का अपना न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे, पहली के कौन से हैं? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। दूसरी के कौन से हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और तीसरी के होंगे थोरियम आधारित। तो अपने थोरियम आधारित वाले चरण के आसपास पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब हमसे पहले चाइना ने थोरियम 232 को 233 में कन्वर्ट करके और बिजली बना के भी दिखा दी, और उसका जो प्रदर्शन हुआ दुनिया के सामने वो अभी नवंबर महीने में हुआ, और हम इसको पढ़ रहे हैं। अब इसको देखते हैं शुरुआत से, इस खबर को, इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। चाइना ने 1 नवंबर को दुनिया को बताया कि उसने क्या कर लिया है? थोरियम आधारित ऊर्जा का परमाणु संयंत्र बना लिया है। अच्छा, इस ऊर्जा के परमाणु संयंत्र में जब हम देखते हैं तो इसमें एक तो होता है कोर। कोई भी परमाणु संयंत्र होगा, इसमें एक होता है कोर, जिसमें यूरेनियम हो या और कोई भी फ्यूल हो, उसको भरा जाता है हीट पैदा करने के लिए। अच्छा, इस कोर के अंदर जो हीट पैदा होती है उस दौरान जो है वो नाइट्रोजन फ्री होते हैं फिशन के दौरान, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है मॉडरेटर। मॉडरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? मंदक। यानी कि एक्स्ट्रा अगर नाइट्रोजन होंगे तो फिशन की प्रक्रिया बढ़ सकती है, और फिशन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी तो इतनी हीट पैदा हो जाएगी कि अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, परमाणु बम की तरह काम करेगा, और इसकी कोर पिघल जाएगी और वहां पर परमाणु एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए फिशन के दौरान जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन न्यूट्रॉन निकलते हैं, उनको कंट्रोल करने वाले को क्या कहते हैं? मंदक या मॉडरेटर। अच्छा, इस दौरान जो हीट पैदा होती है कोर में, उस हीट को एब्जॉर्ब करने वाले को कहते हैं कूलेंट या शीतलक। शीतलक कहते हैं उसको। अब इसमें जो चाइना ने बनाया है उसमें कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में यूज किया है अपना साल्ट। साल्ट मतलब सिंपली NaCl वाला साल्ट या कोई भी लवण वाला साल्ट। हम एक बात जानते हैं, साल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है। तो साल्ट को इतना ज्यादा गर्म करो कि ये क्या हो जाए? पिघल जाए, और पिघले हुए साल्ट को क्या कहते हैं? मोल्टन रॉक, मोल्टन साल्ट कहते हैं, पिघला हुआ नमक या पिघला हुआ लवण। अब इसने क्या किया? थोरियम को यूरेनियम 233 में यहां पर कन्वर्ट किया, और उसका फिशन करवा के क्या पैदा कर ली? हीट। अब इस हीट को इसने भेजा यहां पर, जहां पर क्या भरा हुआ है इस चेंबर में? पिघला हुआ नमक। अब ये हीट को पिघला हुआ नमक ग्रहण करेगा, और ये इसका मतलब नमक का जो घोल है वो गर्म हो गया। अब इसको जो है वो भेजा जाएगा दूसरे चेंबर में, जहां पर पानी जो है वो भाप में कन्वर्ट होगा, और उससे टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन से क्या बनेगी? बिजली बनेगी। तो इसका मतलब इस कोर की हीट को पानी तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? मोल्टन साल्ट। जो किस रूप में काम कर रहा है? इस एक्सेसिव हीट को ठंडा रखने में। कूलेंट के रूप में यहां पर इसने किसने काम में लिया? मोल्टन साल्ट को। इसलिए इसका नाम क्या है? थोरियम आधारित मोल्टन साल्ट रिएक्टर। इसमें यहां पर कोर में क्या काम में लिया गया? थोरियम। थोरियम को किस में कन्वर्ट करवाया गया? यूरेनियम में। यूरेनियम से क्या पैदा करवाई गई? फिशन से हीट। हीट जो हुई, उस हीट को किसने पकड़ा? किसने कूल जो है वो अपने अंदर समाहित किया? पिघले हुए साल्ट ने। अब इसने, इस पिघले हुए साल्ट ने किसको ट्रांसफर किया? हीट, पानी को। पानी किस में बदला? भाप ने क्या चलाया? टरबाइन। टरबाइन से एक जनरेटर घुमा और बिजली बनी। आ गई बात समझ? सिंपल सी ये बात है। अब इससे क्या हो जाएगा? इसमें 2-3 चीजें एडवांस हो जाती है। इसकी विशेषताओं के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो सबसे दुनिया के एडवांस 4th जनरेशन वाले जो परमाणु रिएक्टर उनमें से एक है ये। दूसरा, कूलेंट के रूप में क्या काम में लिया जाएगा? नमक का घुला हुआ रूप। इसको प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं, कोर के अंदर हीट पैदा करवाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर करवाने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपने पहले जो परमाणु रिएक्टर उसका नाम क्या है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जहां पर हैवी वाटर को हाई प्रेशर में जो है वो कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में काम में लिया जाता है। तो यहां पर बहुत ही कम नॉर्मल जो वायुमंडल का दाबमान है उतने ही दाब पर यह काम करेगा। तीसरा,
हाई टेम्परेचर पैदा होता है, उस दौरान एनर्जी पैदा होगी। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि यहां पर जो यूरेनियम है, वो यूरेनियम टूटता है हल्के नाभिकों में, और उनसे भी क्या निकलती है, रेडिएशन। मान लो कि ये कोर के चारों तरफ कंक्रीट का पिलर विलर जो देखते हैं, बड़ी बड़ी चिमनियां से बनाई हुई है, वो खूब सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, या किसी देश ने हमला कर दिया, तो इससे रेडिएशन फैलने का खतरा रहता है कि नहीं रहता है? आसपास के लोग बीमार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो इसके साथ में रेडियो एक्टिव स्तर वाला एप्सिस्ट भी बहुत ही कम पैदा होता है। अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो भी गया तो रेडिएशन नहीं फैलेगी, यह भी इसकी विशेषता है। दूसरा, कम ईंधन में ज्यादा अधिक ऊर्जा इससे पैदा होगी और दूसरे परमाणु रिएक्टर की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। अब इसका विकास किसने किया? इसका विकास किया है चाइना की एक जो वो यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस। इन्होंने विकसित किया। शुरुआत में इसकी क्षमता कितनी है? 2 मेगावाट की। दुनिया में इसके अलावा भी कोई मोल्टन साल्ट को कूलेंट के रूप में काम में लेके ऐसा कर रहा है क्या? नहीं, पहला एग्जाम्पल है अपने आप में। आ गई ये बात समझ में? अब ये बात इंडिया के जो अपने परमाणु कार्यक्रम की बात कर ली, अभी जो खबर में आ रहा है उसके बारे में बात कर ली। एक डायमेंशन इसका और अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या भारत में परमाणु संयंत्र, जो स्टैटिक आपका पॉइंट ऑफ व्यू फिजिक्स में आप पढ़ते हो या स्टैटिक वाला पार्ट, उसमें डिस्कस कर लेते हैं। भारत में कितने परमाणु संयंत्र अब तक लगाए गए हैं? तो परमाणु संयंत्रों की संख्या कितनी है? 7। उसमें कितने रिएक्टर काम कर रहे हैं? 24। ये 7 परमाणु रिएक्टर कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। साउथ से बात करेंगे तो तमिलनाडु में 2 है। एक का नाम है कलपकम वाला और दूसरा है मद्रास वाला। तो तमिलनाडु में कितनी जगह पर परमाणु रिएक्टर लगे हैं? 2 जगह पर। एक जगह का क्या नाम है? कलपकम, और दूसरे का क्या नाम है? तमिलनाडु के ऊपर पड़ता है कर्नाटक, और कर्नाटक में एक जगह है कैगा। कैगा के अंदर परमाणु संयंत्र है। अच्छा, 2 तो साउथ इंडिया के राज्य हो गए, जो बिल्कुल साउथ में कौन कौन? तमिलनाडु और कर्नाटक। इन दोनों स्टेट में माना जाए तो कितने रिएक्टर, कितने संयंत्र? 3। 2 तमिलनाडु वाले और 1 कर्नाटक वाले। तमिलनाडु वाले दोनों के नाम बता दो, कलपकम और मद्रास। कर्नाटक वाले का नाम बता दो, केगा। अब ऊपर आते हैं तो गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, ऊपर गुजरात। महाराष्ट्र में है तारापुर, क्या नाम है? और गुजरात में क्या नाम है? काकरापार, क्या नाम है? तो 2 ये हो गए, 2 और 2 4 स्टेट हो गए। अब उसके बाद एक राजस्थान और एक यूपी, है ना? तो काकरापार कहां है? गुजरात में। और तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। अपन जानते हैं कि ये इधर बुलंदशहर से और इधर जाते हैं आगे तो यूपी में आता है नारोरा, क्या नाम है? तो नारोरा में भी परमाणु रिएक्टर लगाया हुआ है। और राजस्थान में अपना रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा। अच्छा, एक चीज एडिशनल अब और, सितंबर में प्रधानमंत्री जी आए थे बांसवाड़ा, वहां पर माही वाला जो, वहां पर एक और नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, अभी उसकी आधारशिला रख दी है। तो अपने राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी लंबे समय तक ट्रेड करेंगे इसको, कब इसको क्रिटिकल करेंगे, कब चलाएंगे, कितनी क्षमता होगी, वो सारी बातें। इसको कौन कौन विकसित कर रहा है? नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ, जो वो न्यूक्लियर पावर, नॉट नेशनल, न्यूक्लियर पावर जो कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो भारत में परमाणु संयंत्रों से संबंधित काम करने वाली पीएसयू है। और उसका साथ कौन दे रही है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। ये दोनों मिलकर के ये काम कर रही। कितने मेगावाट का? कैसे वाला? दाब युक्त पीएचडब्ल्यू, पहली पीढ़ी वाले प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जो है, जहां पर कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में किसको काम में लिया जाएगा? हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। सही है? तो बस ये इतना इससे संबंधित सवाल। अच्छा, अगली वाले कुछ जो अपन आएंगे उसमें क्वेश्चन जो अभी रिसेंट एग्जाम में हुए, उनको भी अपन शामिल करना शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।